हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपको हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 15 मार्च के पेपर में आने वाले हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र वाले पार्ट के अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकेंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 मार्च को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपके 4 और 3 7 नंबर आसानी से कवर अप हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर से टोटल 3 नंबर के प्रश्न आने हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे। मतलब एक अंक के 3 प्रश्न आएंगे। इस अध्याय से आपको लघु त्रि और दीर्घ त्रि प्रश्न नहीं पढ़ने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला नहीं, तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते थे? 405 परिवार, ठीक है, 450, 400, 350 और 300 परिवार। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए 450 परिवार आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखे है? पालमपुर गांव में कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई कौन सी है? ठीक है, तो पालमपुर गांव में देखिए, आप जमीन को जो है मीटर से तो नाप नहीं सकते, किलोमीटर से नापते नहीं, क्या हो जाएगा? हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक मॉडल पेपर में आपको इसका आंसर 5 बता दिया है। ठीक है, तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है डियर स्टूडेंट। क्या लिखा है? मार्च 2017 में सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 300 रुपये। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? मतलब अदृश्य बेरोजगारी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट, सही जोड़ी क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है, क्या लिखा है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगला है खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक। ठीक है, तो भूमि कम हो परंतु अधिक पूंजी, क्या लिखना है आपको? अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपके सामने आंसर्स रहे। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों में से केवल, तो आपको लिखना है 24। ठीक है, 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हैं, बाकी सारे के सारे किस में लगे हुई हैं? कृषि कार्यों में। कृषि एवं मछली पालन किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो बहुविधि फसल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, करीम ने किसका दुकान खोला था? तो कंप्यूटर केंद्र। ठीक है, क्या खोल रखा है? कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज जाना पड़ता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2023 में आया था, आप देख सकते हैं। तो क्या लिखना है? रायगंज। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ठीक है, तो लिखना है सत्य। अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्रिया है, तो असत्य हो जाएगा। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, ये भी क्या है आपका? सही है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो आपको लिख देना है असत्य। अगला प्रश्न है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, ये बात सही है।
मक्का एक व्यापारिक फसल है, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में पहला प्रश्न है कच्चा माल तथा नगद पैसा, इसको मिला देना है कार्यशील पूंजी से। औजार और मशीन ये कैसी पूंजी है, स्थायी पूंजी है। रबी रबी की फसल क्या है डियर स्टूडेंट, गेहूं है। खरीफ की फसल जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है, ज्वार व बाजरा। इसके बाद अधिक उपज वाले बीज HYV ये आपको मिला देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है पालमपुर गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था। तो आपको पता होगा पालमपुर गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो था वो था नलकूप। क्या लिखना है आपको, नलकूप लिखना है। इसके बाद आपका जो सेकेंड प्रश्न है क्या लिखा है, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। मतलब सबसे नज़दीक में जो कस्बा था उसका नाम था साहेपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो आपको लिखना है छठे। इसके बाद देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है, तो आपको लिखना है पंजाब में। ठीक है, पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं, तो आपको लिखना है 25%। ठीक है, अगला प्रश्न है पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है, तो आपको लिखना है कृषि या खेती, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण बताइए। तो आपको क्या लिखना है, ये आपके सामने लिखा है बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत्र। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो औजारों, मशीनों और भवनों, ठीक है, भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी क्या है, कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। उत्पादन के कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। इसके बाद आपके जो अगले प्रश्न हैं क्या लिखे हैं, भारत में पशुओं पर आधारित कोई 2 उद्योग, तो डेयरी और चमड़ा। ठीक है, भारत में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ कहाँ किया, तो आपको लिखना है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। रबी और खरीफ की फसल, ठीक है, तो रबी की फसल डियर स्टूडेंट जो अभी टाइम चल रहा है गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। ठीक है, इसके बाद खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, जो आपके जुलाई अगस्त में बोई जाती है, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि, ये आपको याद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग के सामने है पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज क्या थी, जो HYV बीजों ने कितनी पहुंच गई। तो पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, मतलब 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं होता था। HYV के ऊपर से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। ठीक है, 1 हेक्टेयर कितने क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो आपको लिखना है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए, तो वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर। पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए कहाँ जाते थे, तो नज़दीकी कस्बे साहेपुर जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आपके अगले चैप्टर, मतलब जो आपका अगला चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। तो इससे जो मेनली प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो पहला प्रश्न आता है सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानवीय पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी नीति क्या है। शिक्षा, कार्य प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और ये सभी, तो ये सभी भी आपको टिक करना है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो मछली पकड़ना। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है द्वितीय क्षेत्र का। अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा हुआ आप लोग के सामने क्वेश्चन, भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, वास्तव में डॉट डॉट कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो आपको लिखना है मानव पूंजी। ठीक है, ये रहा आपके सामने उत्तर। अगला प्रश्न है, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर क्या किया है, निवेश किया है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय, तो आपको लिखना है स्व उपभोग। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो भारत में साक्षरता दर थी 73%। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सत्य एवं असत्य। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, असत्य है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, सही है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, ये भी क्या है, सही है। मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्या है, असत्य है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, ये सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सही जोड़ी। सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसमें आपको लिखना मौसम बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। जॉब प्रौद्योगिकी जो है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम, तो छिपी हुई बेरोजगारी। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर परिव्यय क्या था, तो आपको लिखना है 151 करोड़। मानव पूंजी का एक महत्व, तो आर्थिक विकास लिखना है। उद्योग की अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है, तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, तो क्या लिखना है, तृतीयक। ठीक है, आप आंसर देख सकते हैं, तृतीयक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है आपका डियर स्टूडेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, मानव पूंजी निर्माण क्या है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको प्रश्न क्रमांक 4, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, यह 1951 व 2020 में कितनी थी, तो आपको लिखना है शिशु मृत्यु दर से यहाँ से 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्युओं से है। ठीक है, कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई। मतलब क्या आप समझिए कि यदि 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 1951 में 147 बच्चे मर जाते थे, जो कि 2020 में 36 पर आ गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्याशित आयु क्या है, यह वर्तमान में कितनी है, तो आपको लिखना है प्रत्याशित आयु से अर्थ जीवित रहने की आयु से है, जिसे देश के निवासी जन्म के समय आशा करते हैं। ठीक है, 2016 में 69.4 वर्ष हो गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे जो आपका इम्पोर्टेंट है, वो है, ठीक है, देखिए आपको यदि लघुत्तरीय प्रश्न है ना बेटा, तो इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए, सारे प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं, तो इसमें आपको लिखना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सेवा क्षेत्र क्या है, तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेवा क्षेत्र। इसके बाद अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग संचालन में सहायता करता है, तो क्या लिखना है आपको, तृतीय कृषि क्षेत्र। ठीक है, जन्म दर से क्या समझते हैं, जन्म दर एक निश्चित समय में जनसंख्या में पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या है, यह जनसंख्या में प्रति 1000 पर ज्ञात की जाती है। इसके बाद जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपको जो रेडी करना है वो है संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं, इस प्रश्न को तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये 1 मिनट, वो आपका है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। कोई 2 अंतर आपको याद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है आपका 2 नंबर का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने बेरोजगारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेरोजगारी की। ठीक है, बेरोजगारी क्या है, शब्द की से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए, ये आपको याद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि आपके सामने कुछ और प्रश्न आपको तैयार करने हैं, तो वह है डियर स्टूडेंट आपके सामने देखिए, ये आपके सामने रहा, भौतिक पूंजी
एवं मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपके कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहें तो इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखे है, स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो कोई 2 लाइन्स आपको याद करनी है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आपको आना है। इसके बाद एक और प्रश्न है, आपको याद करना है प्राथमिक क्षेत्र क्या है और द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 15 मार्च को डेफिनेटली इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।